हार्ट अटैक्स अलग होते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हार्ट अटैक तभी होता है जब हार्ट के खून के नली में ब्लॉकेजेस हों तो हार्ट अटैक हो सकता है, और वो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। देखिए सडन डेथ हो गया जिम में, क्यों हुआ है ये किसी को पता नहीं है। आजकल स्टेरॉयड अब्यूज बढ़ गया है, इलीगल स्टेरॉयड सप्लाई किए जाते हैं यंग लोगों को, क्योंकि सबको शॉर्टकट में बॉडी बनाना है। इनको पता भी नहीं होता है, इन्होंने कभी उनका हार्ट का इलाज नहीं करवाया या जांच नहीं करवाया, तो वो सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। एक है चेस्ट पेन, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस फूल जाना, और तीसरा है स्वेटिंग। लाइफस्टाइल जैसे चेंज हो गई है उसी हिसाब से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हाई लेवल पे पहुंच चुका है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है वो एक्सेसिव हो जाता है और आपके आर्टरीज में जम जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में लगभग 32,457 डेथ्स सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हुई। उसके बाद भी ये आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ता ही चला गया, और अब ये नंबर्स जो बढ़ रहे हैं वो यंगर एज में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं thehealthsite.com। हार्ट अटैक के कारण क्या होने लगे हैं, क्यों डेथ हो रही है, इस पे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की ज़रूरत है, डाइटरी का क्या बड़ा रोल है इस चीज़ में, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हार्ट सर्जन मौजूद हैं डॉक्टर निरंजन हिरेमठ। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर, बहुत जेन्युइन कंसर्न है ये। 35 के बाद या 35 एज के पहले भी बहुत सारे कार्डियक डेथ देखने को मिल रहे हैं यंगर एज में। हाँ जी। रीज़न क्या होगा? देखिए, ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ये इंसिडेंसेस, और मीडिया के अवेयरनेस भी बढ़ गया है इसके बारे में, इसीलिए रिपोर्ट्स भी ज़्यादा आ रहे हैं इसके। लेकिन देखिए, अगर हम सडन कार्डियक डेथ के बारे में बात करते हैं तो वो दो तरह के होते हैं, या तो सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं या हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स अलग होते हैं और सडन कार्डियक अरेस्ट अलग होता है। हार्ट अटैक तभी होता है जब जो एक हार्ट के खून के नली में ब्लॉकेजेस हों तो हार्ट अटैक हो सकता है, और वो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है हार्ट का जो पंपिंग है, इफेक्टिव पंपिंग है, वो सडनली बंद हो जाता है और हार्ट बीट करना बंद कर देता है। लेकिन हार्ट अटैक ये है कि बीट कर रहा होता है, लेकिन द ऑक्सीजन एंड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स डू नॉट रीच दैट एरिया ऑफ द हार्ट एडिक्वेटली, तो इसीलिए हमें छाती में दर्द जैसा महसूस होता है, फिर पसीना छूटता है। तो वो हार्ट अटैक जो आप बता रहे हैं उसमें वो जब चेस्ट पंप देते हैं हम लोग, चेस्ट वो कार्डियक अरेस्ट में हम लोग वो देते कार्डियक हैं। अरेस्ट में दोनों में दे सकते हैं। अगर मान लीजिए हार्ट अटैक, अगर मैसिव हार्ट अटैक हो, मतलब ब्लॉकेज जो है बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट कर रहा हो, हार्ट के एरिया को, तो वो कार्डियक अरेस्ट में बदल जाता है, मतलब पंपिंग सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तब हमें चेस्ट कंप्रेशंस देने पड़ते हैं। जो हार्ट पंप करता है वो हम बाहर से देते हैं, उसी को CPR बोलते हैं, उसी को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। तो ये जो सडनली हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं, डेथ्स होने लगी है, वो भी यंगर एज में, हाँ जी। रीज़न क्या है इसके पीछे? देखिए, आजकल वेपिंग, स्मोकिंग के इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं यंग लोगों में, ये एक कारण है। दूसरी चीज़ है ऑफ कोर्स फास्ट फूड जो आजकल देखने को मिल रहा है, वो बहुत यंग एज से बच्चों में भी फास्ट फूड का एडिक्शन शुरू हो रहा है। हाई शुगरी स्टफ़ पीते भी हैं और खाते भी हैं। ये जो होम कुक्ड फूड पे जो पहले एम्फसाइज होता था वो आजकल कम हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्किंग क्लास पीपल हैं, वर्किंग क्लास पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, फिर फास्ट फूड खिला देते हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न। द अदर रीज़न इज़ बहुत कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स स्मोकिंग में इंडल्ज कर रहे हैं, शायद एक्सटर्नल ड्रग्स हो या और मेडिकेशंस जो ना लेने चाहिए, वैसे भी इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। और कोविड के वजह से भी, जो कोविड के बाद जिनको भी सीरियस कोविड इन्फेक्शन हुआ था या हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनमें हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हार्ट अटैक बेसिकली क्लॉट्स के वजह से होता है, जो खून के नसों में क्लॉट्स हो जाते हैं तो उस एरिया में खून नहीं पहुंचता है, वो हार्ट अटैक बोलते हैं उसको। और कार्डियक अरेस्ट कभी क्यों होता है कि अगर कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, मतलब पैदाइशी कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स जो अनडिटेक्टेड और अनडायग्नोस्ड हो, वो बाद में 15, 20 साल, 25 साल में सडनली कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट, जो पता नहीं होता है। कुछ कंडीशंस हैं ऐसे
जैसे वाल्व के डिफेक्ट्स हो सकता है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी HOCM बोलते हैं, जो बहुत कॉमन देखने को मिलता है जिनमें कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडन डेथ हो जाता है, जैसे एथलीट्स, जैसे जिम गोअर्स। अगर इनको अनडायग्नोस्ड कार्डियक कंडीशंस हैं, इनको पता भी नहीं होता है, इन्होंने कभी उनका हार्ट का इलाज नहीं करवाया या जांच नहीं करवाया, तो वो सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज द हार्ट refuses to pump enough to sustain the physical activity, तो अरेस्ट हो सकता है। उस टाइम में अगर टाइम पे CPR नहीं मिला तो दोनों केसेस में CPR दिया जा सकता हाँ है? जी, हाँ जी, बिल्कुल। चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हाँ हो, जी। चाहे वो हार्ट अटैक आ रहा हो। एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक इसका ये है कि अबाउट 70 to 80% ऑफ पेशेंट्स हु हैव हार्ट अटैक, उनको अगर हम 30 से 60 मिनट के अंदर अगर हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। ओके। लेकिन जो 90% कार्डियक अरेस्ट हो शुरू में ही, उनको बचाया नहीं जा सकता है, सिर्फ 10% और लोग ये बच पता सकते हैं चलेगा हॉस्पिटल जाने के बाद ही। पहुंचने के बाद ही। तो जो जिम गोइंग है, जैसे कि हाँ आपने बताया, तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी डाइट भी सही रखते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्मोकिंग भी नहीं करते हैं और वेपिंग भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी जो जिम में हार्ट अटैक आते हैं, वो कैसे हो सकता है? देखिए, जिनमें हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट होते हैं, इनमें 90% अगर इनके हिस्ट्री या उनके पर्सनल हिस्ट्री अगर आप लेंगे, उनसे उनके लाइफस्टाइल की जांच करेंगे, कोई ना कोई रीज़न रहेगा ही रहेगा। इट्स ऑलमोस्ट नेवर दैट ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता है कि कोई ट्रिगरिंग फैक्टर ना हो। या तो जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उनके माँ बाप, भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स में हार्ट का प्रॉब्लम्स चलते आ रहा हो। अच्छा। ये हमको बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। अगर सडन डेथ हो जाता है तो सिर्फ रिपोर्ट आ जाती है कि देखिए सडन डेथ हो गया जिम में। क्यों हुआ है ये किसी को पता नहीं है। आजकल स्टेरॉयड अब्यूज़ बढ़ गया है जिम्स में। इलीगल स्टेरॉयड सप्लाई किए जाते हैं यंग लोगों को, क्योंकि सबको शॉर्टकट में बॉडी बनाना है। और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि एक्सटर्नल जो दिखते हैं वो फिटनेस नहीं होता है, जो अंदर होता है वो फिटनेस होता है। कि जैसे आप मान लीजिए एक हल्का सा जो जिनका वेस्ट बड़ा हो, हल्का सा, और वो शायद उनका स्टैमिना ज़्यादा हो सकता है जो नॉर्मल जिम गोअर, रेगुलर जिम गोअर का हो सकता है, या शायद ही कैन क्लाइम मोर स्टेयर्स दैन अ रेगुलर जिम गोअर। तो फिटनेस जो है एक्सटर्नल नहीं है। फिटनेस होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, आपका इम्यूनिटी, आपका जो रिकवरी पीरियड होता है। जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ लोगों को 3 दिन में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 5, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं, वो होता है फिटनेस। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि अगर मैं जिम चला गया और मैं जिम जा रहा हूँ 6 महीने से, मैं फिट हूँ, ये फिटनेस नहीं है। और ये आजकल के लोगों में शॉर्टकट्स बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर जो अनटेस्टेड मेडिकेशंस, ओवर द काउंटर वेट लॉस पिल्स, प्री वर्कआउट्स, इनमें इतने भयानक चीज़ें होते हैं, एडिटिव्स होते हैं कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैं 20 साल पहले मैं जब जिम जाता था, अगर मैंने एक बार प्रोटीन ये लिया था, प्री वर्कआउट लिया था, तो आई हैड एरिथमियास का मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। हाँ, तब से मैंने पूरा बंद कर दिया। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये तो बहुत है। कुछ लोगों को महसूस भी नहीं होता है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये हो रहा है उनको। एग्जैक्टली तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जो यंगर एज में जो डेथ हो रही है या हार्ट डिजीज हो रहे हैं, इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। इनसे रिलेटेड हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या होंगे एक यंगर एज के हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक होने के चांसेस के, और एक जो ओल्डर एज के हैं या जो उनसे जिनकी 40s या 50s में हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सिम्टम्स में? देखिए, वैसे सिम्टम्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सबसे कॉमन सिम्टम 2-3 हैं। एक है चेस्ट पेन, दूसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस फूल जाना, और तीसरा है स्वेटिंग। ओके। ये तीनों साथ में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। ये 3 सबसे कॉमन चीज़ें हैं। और यूजुअली अगर इनमें से कोई एक आ जाए तो हम इसको थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं कि होगा कुछ, मैंने कुछ उठाया होगा, कुछ ऐसे गलत सोया होगा, ऐसा कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी ऐसे सिम्टम्स किसी को लगे, तुरंत एक पास के अस्पताल में जाके जांच करवाना चाहिए।
लोगों में लाइफस्टाइल जैसे चेंज हो गई है उसी हिसाब से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हाई लेवल पे पहुंच चुका है। Correct. और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हार्ट अटैक के पीछे या कोई भी हार्ट प्रॉब्लम के पीछे मेरे ख्याल से स्ट्रेस भी कोई रोल निभाता है। बिल्कुल 100%। स्ट्रेस से क्या होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म है, जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, वो एक्सेसिव हो जाता है और आपके आर्टरीज में जम जाते हैं। चाहे ब्रेन के आर्टरीज में हो, हार्ट के आर्टरीज में हो, और कहीं पे भी जम सकता है। तो स्ट्रेस ऑब्वियसली इज़ नेवर गुड। तो डेफिनेटली स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीजेस आर लिंक्ड वेरी क्लोजली। आपने कोलेस्ट्रॉल का जिक्र किया, तो ये कोलेस्ट्रॉल कैसे रीज़न है हार्ट अटैक के पीछे? देखिए, कोलेस्ट्रॉल या तो मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम होता है, या जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होता है। लाइफस्टाइल का मतलब, जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक्सरसाइज ना करते हो हम लोग, सिर्फ डेस्क पे या चेयर पे बैठे रहें पूरा दिन, स्ट्रेसफुल भी है, और हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। दिन में हम हार्डली कुछ 10-20 मीटर चल रहे होंगे, लेकिन खाते बहुत हैं। दिन में 3-4 बार खाते हैं, बीच में स्नैक्स, बीच में शुगरी ड्रिंक्स, ये सब करते हैं। तो ये बॉडी पे लोड पड़ता है और हमारा मेटाबॉलिज्म या अंदरूनी संतुलन बिगड़ जाता है बहुत बुरी तरह से, और ये डायरेक्टली आपको हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत लोग जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, उनको एंजाइटी हो रही होती है उसी वक्त। तो बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमें चेस्ट पेन, हल्का हल्का हैवीनेस फील हो रहा है। तो क्या ये रिलेटेड है हार्ट से? हो सकता है। देखिए, शायद 10 में से 1-2 लोगों में ये सीरियस हो सकता है, बाकी 8 में नहीं हो सकता है। लेकिन ये किन 2 लोगों में ये सीरियस हो सकता है, ये बोलना मुश्किल है। इसलिए अगर थोड़ा सा भी आजकल सिम्टम्स लगे किसी को, तुरंत जाके एक पास के अस्पताल में सिंपल से टेस्ट होते हैं, वो जैसे एको, ईसीजी और ब्लड टेस्ट, ये 3 टेस्ट करा के रूल आउट करना चाहिए कि ये कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं है। जो यंग एज के लोग हैं और जो ओल्डर हैं, दोनों के ट्रीटमेंट में डिफरेंस है? नहीं, दे बोथ आर द सेम। इनफैक्ट अगर जान बचाने के लिए 1-2 स्टेंट अगर लग गए तो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर बहुत सिवियर डिजीज़, जैसे मैंने रिसेंटली एक पेशेंट को देखा था, ही इज़ जस्ट 32-34 ईयर्स ओल्ड, एंड ही वेंट टू द हॉस्पिटल विद चेस्ट पेन। उनको मान लीजिए हार्ट में जो 3 मेन आर्टरीज हैं, सब में ब्लॉक्स हैं, तो उनमें स्टेंट नहीं लग सकते हैं। सर्जरी इज़ अ बेटर लॉन्ग टाइम सोल्यूशन। तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट होगा? नहीं, वो हम बाईपास करते हैं, बाईपास सर्जरी करते हैं। उससे जो ब्लॉक हैं उसके ऊपर से एक नया खून का नस डाल देते हैं ताकि न्यू ब्लड सप्लाई चले। तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स या फिर उसके बाद आगे कोई ऐसा? तो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल जी सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। ओके। तो कोई ऐसी स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है जो कहीं ना कहीं रीज़न है हार्ट अटैक के पीछे? यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि कोविड इन्फेक्शन का डेफिनेटली रिलेशन है, ना कि कोविड वैक्सीन से। कोविड इन्फेक्शन, जिनमें भी सिवियर कोविड इन्फेक्शंस हुए हैं, उनमें 20 से 30% लोगों में जो सीरियस कोविड इन्फेक्शन से जूझ रहे थे पहले, उनमें हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 30% का होता है। बट हाल ही में एक खबर भी आई थी कि बिकॉज ऑफ कोवैक्सीन हार्ट अटैक के केसेस बढ़े। जो वो कोवैक्सीन का रिस्क है जो हार्ट अटैक से लिंक था, वो बहुत ही कम है। ये तो वैसे देखा जाए तो हर वैक्सीन में एक कुछ ना कुछ रिस्क तो होते ही हैं। कोई भी वैक्सीन 100% रिस्क फ्री नहीं होता है, और ये भी हमें समझना चाहिए कि वो एक क्राइसिस सिचुएशन में वैक्सीन्स बनाए गए थे, तो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए टाइम नहीं था। जितना देर हम लगाते उतने यहाँ पे लोग मर रहे थे, है ना। तो वो सिचुएशन देख के हमें पता होना चाहिए कि दिस वाज एसेंशियल। लेकिन जो डेथ के लिंक्ड है वो 0.01% से भी कम था। तो ये जो डेथ का रिस्क होता है वो सिर्फ तभी था जब वैक्सीन दिया गया था, कुछ 1 साल के अंदर, मैक्सिमम 2 साल में। अभी तो हम 2024 में हैं, तो यहाँ पे इतने देर बाद हार्ट अटैक का आना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर हम बिल्कुल इसको समराइज करें तो एक होता है हमारा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्मोकिंग। ये अगर ये चीज़ें हम इनके हम अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हेल्थ काफ़ी हद तक
अच्छा रहेगा और हार्ट अटैक्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हो और क्या स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए फॉर हैप्पी हार्ट हेल्थ? अगर आप देखे जाए जेनेटिक जो है वो अनअवॉइडेबल है, लेकिन डाइटरी जो है इसको मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये चीज़ हमारे हाथ में होता है। तो अगर हम रेगुलरली 10,000 स्टेप्स जैसे बोलते हैं, रोज़ 10,000 स्टेप्स आप क्लॉक करते हैं और आप बाहर का खाना कम और घर में खाना बना के खाने से ऑलमोस्ट 70%, 60 to 70% आप हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं, सिर्फ इतना कम करने से। बाहर का खाना छोड़ के? हाँ जी, क्योंकि बाहर के खाने में रेगुलेशन नहीं होता है, किस में कितना तेल डाल देते हैं, कौन सा तेल डाल देते हैं, किस में कितना शुगर डाल देते हैं। जैसे आप कोई भी ड्रिंक हो उसमें 1/4 तो सिर्फ शुगर ही है, कोई भी कैन हो, कोई भी बॉटल हो। रोज़ आप अगर उसको पीते जाएं, आपके इंसुलिन पे असर पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे असर पड़ता है, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है। वो 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन 1-2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट जो है अवेयरनेस है। जैसे हम बहुत सी सारी चीज़ें पढ़ते हैं इंटरनेट पे, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक गुड लाइफस्टाइल से बहुत कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। और एक और सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होता है रेस्ट एंड स्लीप। दिस इज़ अंडररेटेड। हम लोग आजकल बोलते हैं कि मैंने सिर्फ 3 घंटे सोए फिर भी मैं काम कर सकता हूँ, फिर कॉफ़ी पी के ये दिन में 10 कप या 15 कप चाय कॉफ़ी पी के मैं काम कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म ना कि लॉन्ग टर्म में बहुत असर पड़ सकते हैं। एंड इट इज़ इन आवर हैंड्स टू टेक गुड कंट्रोल। अच्छा सा स्लीप साइकिल रहना चाहिए, एक ही टाइम पे सोना, खाना पीना, जो हमारे बुजुर्ग करते थे वो बिल्कुल आज भी मायने रखते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। जब तक आप आप हेल्दी हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें भी आपको रेगुलर चेकअप्स करवाते रहना चाहिए, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपको चेस्ट पेन होगा या फिर ऐसा कुछ सिम्टम्स लगेंगे तब आप जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर ना। Exactly. ये हम सब ने सुना है। तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, एक बार आप जब अडल्टहुड में चले जाते हो, एक तो 5 इयर्स के बच्चों में एक बार एकोकार्डियोग्राफी कराना चाहिए। अच्छा। और हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। ये तो सिंपल नॉन इन्वेजिव सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा। नेक्स्ट आप अडल्टहुड में मतलब 20 साल में या 18 साल में आपको कराना चाहिए एक और कार्डियक चेकअप। फिर 30, उसके बाद 35 या 40 में, और 40 के बाद हर 2 साल या 3 साल आप सिर्फ ब्लड टेस्ट एकोकार्डियोग्राम कराते रहें ताकि आपके हार्ट के हेल्थ ठीक रहें। और मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स, ये अगर कंट्रोल में है कि नहीं, ये स्पेशली 30 के ऊपर कराना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाँ जी, ये आपके 30s के बाद रेगुलर चेकअप होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि अगर हम में से कोई भी 30 के ऊपर अगर हम चेक करवाते हैं और हम एक्टिव नहीं है और हम अपना लाइफस्टाइल काफ़ी ख़राब है, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गए होंगे, ब्लड प्रेशर हल्का सा ज़्यादा भी होगा। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास जो 30 या 35 के हैं, जिनमें अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं, अनकंट्रोल्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और उन लोग को पता भी नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं होते हैं। ओह। हाँ जी। और ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं इंग्लिश में सिटिंग डक्स फॉर हार्ट अटैक्स। बहुत लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं हार्ट अटैक को लेकर। क्या वो मिथ्स हैं? आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो कोई मिथ्स ऐसे आपके पास आए हैं या आपको पता हो आई थिंक जिन पे बिलीव नहीं करना चाहिए? सबसे कॉमन मिथ तो यही है कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आई थिंक दैट इज़ नॉट ब्रॉडली ट्रू एट ऑल। उसमें जो स्टडीज़ लिंक्ड थे, जैसे मैंने कहा कि उसका रिस्क बहुत ही कम था। और अगर इफ़ यू रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो अगर आप देखेंगे तो जो अगर कोविड वैक्सीन नहीं लेते तो आपका मरने का रिस्क शायद 30, 40, 50% था वर्सेस 0.01%। तो ये देखना चाहिए। तो यूजुअली थिंग्स गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब उसको काफ़ी सेंसेशनलाइज किया जाता है, बट आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिथ अबाउट दैट। एंड सेकेंड इज़ इफ़ आई गो टू जिम आई विल डाई। ये भी मिथ है। द रीज़न पीपल डाई और वी आर सीइंग मोर पीपल डाइंग
इज़ आजकल लोग मान लीजिए फैट डाइट या फैट सडन वेट लॉस प्रोग्राम, सडन जिम प्रोग्राम्स देखते हैं, जो 6 महीने, 1 साल, 10 साल, शायद बचपन से कभी एक्सरसाइज ना किया हो, जिम में एनरोल हो जाते हैं और हिट प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी हाई इंटेंसिटी प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। कोई उनका हार्ट का चेकअप नहीं हुआ होगा, हमें उनका रिस्क फैक्टर पता नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता नहीं है। ऐसे करने से सडन लोड पड़ जाता है हार्ट पे, और उसके वजह से आजकल काफ़ी कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल रहे हैं जिम में। तो यू हैव टू, एवरीथिंग हैज़ टू बी डन स्टेप बाय स्टेप, अंडर सुपरविजन, सर्टिफाइड ट्रेनर्स या डॉक्टर्स से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। पीपल थिंक अगर जिम हम चले गए या तो हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे, मतलब कुछ लोग होते हैं 2 महीने जिम जाते हैं फिर अपने आप को फिट कहते हैं, लेकिन वो नहीं होता है। एक लाइफस्टाइल होता है, ये एक परमानेंट चेंज होता है। रोज़ लगातार सालों साल यू हैव टू कीप मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तभी जाके आपका फिटनेस लेवल एक हद तक अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी दिख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपने जैसे बताया कि एक एज गैप के बाद आपको रेगुलर टेस्ट करवाने चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट करवानी चाहिए, उससे कुछ लॉस नहीं होगा, आपके हार्ट हेल्थ के बारे में पता चलेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया है कि अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी दिख रहे हैं तो भी आपको अपने हार्ट का रेगुलर चेकअप करा लेना चाहिए। इससे आप ही का फ़ायदा है, आप हार्ट डिजीज़ से दूर रहेंगे, आपको हार्ट अटैक का खतरा नहीं होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, thehealthsite.com।